Ready? Good morning everyone. My name is Afaq and I am a biology teacher. और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं जो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेते हैं, जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी में किसी चीज़ को हम समझते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता क्या है? तो अगर हम डीएनए से डीएनए को ही बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और किसका रेप्लिकेशन हो रहा है? डीएनए का। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है किसी चीज की क्या बनाना? कॉपी बनाना। तो इसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपको अगर उसके नाम के बारे में पता चल गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो वाई रिक्वायर्ड। अगर वाई रिक्वायर्ड की बात करें तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है और सेल के अंदर आपका होता है डीएनए कंटेंट। इस कंटेंट को हम क्रोमैटिन या क्रोमोसोम कहते हैं अलग अलग कंडीशन में। और आप सभी को पता है कि ये सेल जब डिवाइड होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तो ये दो सेल का फॉर्मेशन करती है इन माइटोसिस में। और ये जो दोनों सेल होती हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती हैं अपने पेरेंट की तरह। यानी कि ये अगर आपका पेरेंट है तो ये आपकी क्या है? डॉटर सेल, डीसी, यानी कि डॉटर सेल। तो इनके पास भी डीएनए कंटेंट सेम होना चाहिए पेरेंटल सेल की तरह। तो अगर इन्हें सेम डीएनए कंटेंट चाहिए तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम जो बनाना पड़ता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल, तो इसीलिए हमें डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी सेल को दोनों को डीएनए चाहिए अपना आगे का काम करने के लिए, अपनी फंक्शनल प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी हर एक सेल को डीएनए चाहिए अपना काम करने के लिए, अपनी फंक्शनल प्रॉपर्टी शो करने के लिए। फिर आगे बात करते हैं। ये तो हो गया कि क्यों रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये कहाँ होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये हमारी एक सेल होती है और इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और ये होता है क्रोमैटिन। और इससे न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होती है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की। अब अगर आपको ये पता वेयर, ठीक है, कहां होती है डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ये भी पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसीजर को हमने अभी आपको एक बात बताई थी कि ये सेल डिवीजन के टाइम होती है, सेल साइकिल के समय होती है। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी फेज में होती है, कब होती है। तो अगर आपको हम बात बताएं, आपने ये चीज देखी होगी कि सेल साइकिल जो होती है वो हमारी दो फेज में डिवाइड होती है। इसमें से एक फेज आपकी होती है इंटरफेज और दूसरी जो फेज होती है वो होती है आपकी एम फेज। और ये इंटरफेज आपको पता है तीन फेजेस में, जो आपकी मेनली तीन फेजेस में उनमें डिवाइड होती है। एक होती है G1, एक होती है एस और एक होती है G2। तो ये जो एस फेज होती है जिसे हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, इसी में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। तो ये भी आपको पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में आपकी कौन सी फेज में होता है? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसीजर को रेगुलेट किया जाता है, होता है वहां पर, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है मैकेनिज्म, उस पर हम स्विच करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो अभी तक ये बेसिक चल रहा था, अब हम उसकी मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन की हम बात करें तो आपको सभी को पता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक आपका फास्फेट ग्रुप होता है और एक होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन दोनों को मिला के न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं। एक आपकी पेंटोज शुगर होती है और दूसरे होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस यानी कि एनबी शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि हम ये पढ़ा नहीं है, हम ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं
ये हम स्ट्रक्चर इसलिए बता रहे हैं कि आपको अभी डीएनए रेप्लिकेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। नाइट्रोजनस बेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है आपका पिरिमिडिन। तो ये आपका पूरा डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। प्यूरिन में भी आपको पता है यहाँ पर AG होता है और यहाँ पर कट होता है, ये आपके नाइट्रोजनस आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो ये पूरा ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका डीएनए बनाता है। और न्यूक्लियोसाइड में जो साइड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में, साइज का मतलब होता है स्मॉल, S4 होता है स्मॉल, और स्मॉल का मतलब इसमें दो चीजें होंगी, एक पेंटोज शुगर होगा, एक नाइट्रोजनी बेस होगी। जब इसी में पेंटोज शुगर नाइट्रोजनी बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, जब इसी में फास्फेट ग्रुप को ऐड कर लिया जाएगा, तब ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों मिलके बनाएंगे आपका न्यूक्लियोटाइड। यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए, ठीक है। और इस डीएनए में यहां पर वो आपकी जो सेल होती है, यहां पर एक पॉइंट एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ओरिजिनल रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, और इस डीएनए में एक पोर्शन होता है ये वाला, जहां से डीएनए को ओपन किया जाता है। ये जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं ORI, ठीक है। ओरिजिन इनिशिएशन पॉइंट होता है जिसे ORI बोल जाता है। और ये जो ORI होता है ये आपका AT रिच होता है। अब AT रिच की क्यों जरूरत पड़ी, आपको पता है जब हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि A और T के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, G और C के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब अगर आप बताओ कि अगर इसे ब्रेक करना इजी है या इसे, तो ये वाला ब्रेक करना इजी है, तो इसीलिए हम ऐसे पॉइंट को देखते हैं। आपको पता है अगर हमें कोई रस्सी या कोई वायर तोड़ना है, तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट मिले जहां पे थोड़ा सा टूटा हुआ हो या पहले से वो वीक हो, तो उस पॉइंट से तोड़ते हैं। ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन में हम वो पॉइंट देखते हैं जहां पर AT रिच जो है डीएनए, AT रिच आपका सीक्वेंस प्रेजेंट हो आपके इसका नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं, तो AT रिच सीक्वेंस को हम कट करते हुए आपको रिकॉग्नाइज करने वाला ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज करता है, फिर ये हेलिकेज से कहता है भाई आजा, हमने आपको पॉइंट बता दिया है जहां पे डीएनए वीक है, अब तुझे उस पॉइंट को कट करना है। तो यहां पर आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। क्या नाम होता है, हेलिकेज। ये आपका डीएनए है, इस वाले पॉइंट को हमने मेजर किया, और यहां पर आपका आता है हेलिकेज। क्या आता है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, इस वाले पॉइंट में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे ATGC ऐसे करके ये प्रेजेंट है, तो इन्हें क्या करता है, कट करता है। और ये किसे कट करता है, ये कट करता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को, जो आपके बिटवीन किसके बिटवीन होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के। अब जब ये कट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो हम इसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। सीजर मतलब कैंची। तो कैंची अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर रहा है, तो इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोल सकते हैं। जब ये मॉलिक्यूलर सीजर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर देता है, तो डीएनए हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है। ये आपकी फार्क बन जाती है, इसे हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलते हैं। यहां तक इसने कट कर दिया है। अब ये यहां पर आ गया है आपका हेलिकेज। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक आया है। तो ये जो हेलिकेज होता है, इसे इसके बारे में भी अगर हम बात करें, तो ये हेलिकेज क्या करता है, ये आपका जो है फार्क के साथ, मतलब फार्क की ओर, यानी कि अबे द फार्क जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। अबे द फार्क, क्योंकि फार्क ये अंदर की तरफ है, तो ये अबे द फार्क को हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस को ब्रेक करता है, ये हेलिकेज। ठीक है, ये हम चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका नीट में एक क्वेश्चन आया था कि हेलिकेज
लीडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है या लैगिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है, ये आगे पॉइंट में बताया जाएगा। तो मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूं और वहां कोरिलेट करूंगा इसी पॉइंट को, ये मैंने वहां पे क्यों बताया था। जब ये फार्क आपकी ऐसे दिखने लगी तो आपको पता होगा कि अगर ये जब हमने क्या कर दिया, इसे हेलिकेज से कट कर दिया, तो ये वाला आपका मान लीजिए डीएनए कंटेंट है, ठीक है, और ये आपकी यहां पर इस टाइप से फार्क है। तो ये आपका मान लीजिए आपका 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। आपको अगर पता होगा कि यहां पर अगर आपका डीएनए हेलिकेज काम कर रहा है, आपका हेलिकेज काम कर रहा है, तो अगर हम ये वायर है, ये आपका सपोज डेट डीएनए है, ठीक है ना, ये अगर डीएनए है, अगर हम इसे यहां से ऐसे करके खोलेंगे तो जो आगे वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो इसके अहेड आगे की तरफ जो पोर्शन है वो क्या होगा, ज्यादा क्वाइल हो जाएगा, ज्यादा टाइट हो जाएगा। इसी को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइलिंग। और इस सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए, इसे हटाने के लिए आपका एक एंजाइम बायोलॉजी में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। ये क्या करता है, ये आपको बायोलॉजी हमने डीएनए में पढ़ाया था कि एक डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपके पीडीबी यानी कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये जो टोपोआइसोमेरेज होता है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद इसे रिलैक्स करता है। जैसे कोई चीज अगर ज्यादा टफ हो गई है, अभी हमने आपको बताया, तो उसमें सुपर कॉइलिंग यानी कि मैक्सिमम कॉइलिंग आ गई है, तो उसे अगर हम यहां से थोड़ा सा कट कर देंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स हो जाएगा तो फिर से आगे हेलिकेज काम करता रहेगा। तो आपकी जो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है टोपोआइसोमेरेज, और ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग होता है। जैसे प्रोकैरियोट में आपका इसका नाम होता है गायरेज। क्या नाम होता है, गायरेज। ये ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा, तो आप लोग इतना ही सीखिए जितना आपका एनसीईआरटी लेवल और नीट लेवल का है, ठीक है ना। तो ये भी गायरेज भी टाइप 1 टाइप 2 होता है, ये अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। अगर मौका आएगा तो इतना डिटेल में भी पढ़ाएंगे। ये आपका रिवीजन स्लाइड है, तो रिवीजन के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। तो अगर ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज। फिर जब ये सब चीजें हो जाती हैं, होने के बाद अब क्या करता है, यहां पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका यहीं पर अब स्टार्ट करते हैं, एक और एंजाइम लाते हैं जिसका नाम क्या होता है, प्राइमेज। क्या नाम होता है, प्राइमेज। ये जो प्राइमेज क्या करता है कि ये आपकी एक रेप्लिकेशन फार्क थी, ये आपका डीएनए था, ठीक है, यहां पर यह आपका हेलिकेज था, ये आपको ओपन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। यहां पर आपको 5 प्राइम, 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। तो जो प्राइमेज क्या करता है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉल यानी कि डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, ये कहता है भाई, कैसे कुछ बच्चे होते हैं कि भाई हम यही चीज खाएंगे, वही कलर लेंगे या उसी कलर का बैलून लेंगे, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें वही चाहिए, वही कलर चाहिए। ऐसे ही जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इसे 3 प्राइम OH जो है वो हमेशा फ्री चाहिए। भाई हम काम जब ही करेंगे जब हमें 3 प्राइम OH दोगी। अब 3 प्राइम OH हम कहां से लाएं, तो हमें कुछ ना कुछ नाइट्रोजनस बेस बनाने पड़ेंगे। तो बनाने के लिए हम यहाँ पर एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम होता है प्राइमेज। और ये प्राइमेज क्या करता है, इस प्राइमर को सिंथेसिस करता है। और ये प्राइमर की एक खासियत होती है कि इसके पास 3 प्राइम OH जो होता है वो फ्री होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर जब इसे 3 प्राइम OH आपके पॉलीमरेज को फ्री मिल जाता है, तो ये आपका इस टाइप से यहां पर पॉलीमरेज होता है, ये ऐसे करके काम करता है। तो यहां पर जब इसे 3 प्राइम OH फ्री मिल जाता है तो ये स्ट्रैंड को सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, यहां से यहां तक। अब इसे 3 प्राइम OH मिल गया तो ये यहां से यहां तक स्टार्ट करना कर देता है, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है
जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसे पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं। ये क्या करता है, ये एज अ टेम्पलेट काम करता है। अब ये जो टेम्पलेट क्या होता है, ये जो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है बेटा कि अगर यहां पर जो आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहां पर ए है, तो हमने देख लिया भाई, पॉलीमरेज देख लिया, वहां पर ए है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें टी लगाना पड़ेगा। इसके अपोजिट आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है डीएनए में, ए के साथ हमेशा टी आता है, जी के साथ हमेशा सी आता है, ये पता होगा। इसी टाइप से ये स्ट्रैंड एक ही बार में बन जाता है, तो इसी स्ट्रैंड को, जो आपका ये स्ट्रैंड बनता है, इसी स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्योंकि अगर ये एक साथ बन गया तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस और या लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। अब आप बताइए, ये स्ट्रैंड फार्क की ओर जा रहा है या फार्क से दूर जा रहा है? फार्क की ओर जा रहा है, तो आपको ये भी कह सकते हैं कि ये टूवर्ड द फार्क जा रहा है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपकी डीएनए सिंथेसिस की ओर जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहां से नीट में पूछा गया था कि आपका जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो किस तरह से बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, या बोथ, ऐसे करके पूछा गया था। यहां पर क्या हो जाता है, दूसरा स्ट्रैंड होता है, ये भी इसकी टेम्पलेट की तरह काम करने का। यहां पर जब हम प्राइमर का यूज करते हैं तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम कुछ देर के लिए जाता है, यहां पर इसे 5 प्राइम मिल जाता है, फिर हमें दूसरा प्राइमर यूज करना पड़ता है, फिर से 5 प्राइम मिल जाता है, फिर हमें अनदर प्राइम यूज करना पड़ता है। तो इसमें अगर हम डीएनए की सिंथेसिस देखें तो कुछ फ्रैगमेंट बन जाते हैं, और इन फ्रैगमेंट को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकाजाकी, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था कि एक स्ट्रैंड को, जो डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड होता है, उसमें कुछ फ्रैगमेंट बन जाते हैं, इसीलिए इन फ्रैगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये फार्क से दूर जा रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द फार्क, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम की सिंथेसिस में जा रहा है। अब आप एक चीज और मानते हो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये क्वेश्चन आया था 2025 में, स्टेटमेंट पूछा गया था कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो हेलिकेज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हेलिकेज भी आपका इधर ही मूव कर रहा है, और टेम्पलेट जो आपका, टेम्पलेट नहीं सॉरी, लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो भी अंदर की तरफ फार की ओर ही काम कर रहा है। तो ये पूछ सकते हैं कि आपकी लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन और हेलिकेज की डायरेक्शन जो होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने के लिए इसी को हम लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग का मतलब होता है किसी चीज में गैप करना, लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो जब ये स्ट्रैंड आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर आपको पता है 2 एंजाइम का हमने यूज कर लिया, प्राइमेज प्लस डीएनए पॉलीमरेज, और ये प्रोकैरियोट में पॉलीमरेज थर्ड होता है। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो यहां पर आपका यूज होने वाला पॉलीमरेज होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। 18 मिनट। लास्ट में आपका छोटा सा पॉइंट बचा है, क्योंकि ये रिवीजन स्लाइड है तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा पॉइंट बताया, जब आपकी सिंथेसिस हो जाती है तो सिंथेसिस होने के बाद आपको पता है कि एक आपकी फार्क में जो डीएनए स्ट्रैंड है वो इस टाइप से यहां तक बन गया है, और एक में छोटे छोटे से फ्रैगमेंट हैं। इन फ्रैगमेंट को हमें दोबारा रीज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं लाइगेज, और ये लाइगेज का काम होता है पीडीबी, यानी कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फॉर्म करना। क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, तो आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो यहाँ पर बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसे हम पीडीबी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक आपका पूरा था डीएनए रेप्लिकेशन का ओवरव्यू। अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये मैंने रिवीजन स्लाइड के हिसाब से बनाया तो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है,
लेकिन आपके रिवीजन के हिसाब से कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं हुआ है। ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में लिख दें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।